रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। मेरी जेठानी गुलशन बहुत सुंदर थी। 2 बच्चे की माँ होने के बावजूद उसका रंग रूप ऐसा था जैसे कोई भी फिदा हो जाए। मैं ही क्या, रिश्तेदारी की ज़्यादातर बहुएं उससे जलती थी। मेरे हस्बैंड जुनैद और उसके बड़े भाई जावेद एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर का बंटवारा हो चुका था। एक ही मकान में 2 हिस्से हो गए थे। एक तरफ मेरी जेठ रहते थे और दूसरी ओर हम लोग रहते थे। खाना अलग अलग बनता, लेकिन बाकी चीज़ों में दोनों भाइयों की अच्छी खासी भागीदारी थी। दोनों भाई अच्छे जॉब में थे। बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ जावेद अली माँ बाप का खर्च उठाते, तो मेरे शौहर जुनैद पर मेरी नंद आयशा की पढ़ाई और उसकी शादी की जिम्मेदारी थी। मेरी जेठानी गुलशन के 2 बच्चे दोनों बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ा करते थे। मेरी शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन मेरे अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसके लिए मेरा इलाज चल रहा था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी, साथ ही में ब्यूटिशन में 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ था। मेरे शौहर जुनैद एक प्राइवेट बैंक में कैशियर की पोस्ट पर कार्यरत थे। शादी के बाद 6 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि घर में खाली पड़े रहना ठीक नहीं है। एक दिन मैंने अपने शौहर जुनैद से कहा, आप ड्यूटी पर चले जाते हैं तो दिन भर घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। हमारा जो बाहर वाला कमरा है उसमें पहले आपकी मम्मी पापा रहते थे, वो दोनों तो अब बड़े भैया के घर रहने चले गए हैं। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है, क्यों ना हम उस कमरे में बाहर सड़क से लगता उस कमरे को दुकान के रूप में बदलने की सोच रही हूँ, ताकि मेरी भी कुछ मदद हो जाए। मैं अपनी ब्यूटिशन शॉप खोल सकूं। मेरे शौहर को भी मेरी यह आइडिया काफ़ी पसंद आया और अगले ही दिन उन्होंने कमरे के दुकान में बदल दिया, लेकिन इसलिए मज़ेदार काम पर लगा दिया। 2 सप्ताह भीतर ही मेरी नई शॉप तैयार हो चुकी थी। मैंने अपने शौहर से 1 लाख रुपये लिए और दुकान में ब्यूटी का सारा सामान भर लिया। कुछ ही समय मेरी शॉप चलने लगी। अब पूरे दिन मैं शॉप को संभालती और मेरी नंद आयशा भी मेरे साथ मेरा हाथ बटाती। मेरे घर मेरी शॉप से आयशा का भी खूब दिल लगता और वो सीखने भी लगी थी। मेरी जेठानी गुलशन को बनने संवरने का खूब शौक था। ब्यूटी की मेरी शॉप से गुलशन को बहुत फ़ायदा हुआ। वो रोज़ ही शॉप पर आती और आयशा से अपना मेकअप करवा कर चली जाती। वैसे मेरी जेठानी मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन मुझसे कम पढ़ी लिखी थी। मैं अपनी जेठानी जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं अपनी जेठानी से ज़्यादा पढ़ी लिखी और ज़्यादा समझदार हूँ। जेठानी गुलशन की शादी को 10 साल बीत चुके थे, लेकिन वो यही कहती थी कि अब जब वो 16 साल की थी तो उनकी शादी हुई थी। इस हिसाब से मेरी जेठानी अभी केवल 26 की ही थी। कई लोग तो गुलशन की इस बात से झांसे में आ चुके थे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी जेठानी अपने जीवन के कम से कम 10 साल छुपा ले रही हैं। मेरी जेठानी गुलशन कुछ दिनों से फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही थी। उनका अकाउंट खंगाला तो मालूम हुआ कि वो गुलफाम नाम से फेसबुक पर भी अभी भी काफ़ी एक्टिव हैं। मुझे शरारत करने को सूझी। अनवर के नाम से मैंने भी अपने एक फ़ेक आईडी बनाई और जेठानी की फ़ोटो पर लाइक और कमेंट करने लगी। इस तरह 2 महीने बीत गए। जेठानी की फालतू के शायरी से मैं पक चुकी थी। पसंद करने वाले लोगों में उनके मायके वालों के अलावा बस एक अनवर ही था। अनवर यानी कि मैं, और ये अनवर कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। 2 महीने बाद एक दिन मैंने जेठानी के मैसेंजर में जाकर यह लिख दिया कि गुल्फ आंटी बहुत सुंदर लग रही हैं। गुलशन, मैं आपको स्कूल से वक्त से जानता हूँ।
आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको दिल दे बैठा हूँ। अगर आपको ये मैसेज अच्छा न लगे तो मुझे ब्लॉक कर दीजिएगा। और इस मैसेज को मेरी जेठानी गुलशन ने पढ़ा लेकिन रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगा कि वो अनवर यानी कि मुझे ब्लॉक कर लेंगी, लेकिन 2 दिन बाद रिप्लाई आया। उन्होंने लिखा, अनवर जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे हैं। मैंने भी अनवर की ओर से झट से रिप्लाई दिया। मैंने लिखा, यह सब जानता हूँ गुलशन जी, फिर भी आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप भी मुझसे इश्क करें, लेकिन मैं तो आपको हमेशा चाहता रहूँगा। हम दोनों हाई स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे, कितनी शरारती करते थे। तभी से मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। आई लव यू गुलफाम जी। इस मैसेज के बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी जेठानी मुझे ब्लॉक कर दे लेंगी, लेकिन शाम को ही उनका रिप्लाई आया। उन्होंने लिखा, मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पा रही। हाई स्कूल के समय की कोई फ़ोटो हो तो भेजो, शायद पहचान जाऊं। जेठानी के इस मैसेज के बाद मैंने गूगल से किसी ही स्कूल की कुछ फोटोग्राफ्स ढूंढी और जेठानी के इनबॉक्स में सेंड करते हुए लिखा, गुलशन जी, इन फोटोज़ को देखकर याद करो और याद ना आए तो मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। शाम को जब मेरी जेठानी गुलशन मेकअप के लिए मेरे शॉप पर आई तो मैंने उनसे पूछा, गुलशन बाजी, आजकल फेसबुक पर आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। लगता है फेसबुक पर भी आपके दीवानों की कोई कमी नहीं है। इतना सुनते ही मेरी जेठानी बोली, बस यूं ही खाली बैठकर क्या करूँगी, सोचा फेसबुक पर ही थोड़ा समय दे देती हूँ। पूरे दिन मेरी नंद आयशा मेरे साथ मेरे बुटीक शॉप पर रहती। आयशा का बॉयफ्रेंड नौशाद जब भी उनसे मिलने के लिए बुलाता तो वो मुझे बताकर शॉप से निकल जाती। बुटीक शॉप खुलने के बाद से हम दोनों नंद भौजाई की काफ़ी बनने लगी थी। मैं आयशा से अपने दिल की बातें शेयर करती तो वो भी मुझे अपनी इश्क की सारी दास्तानें बताती। आयशा और नौशाद की जोड़ी काफ़ी अच्छी थी। जाति के अलावा दोनों की शादी में कोई अड़चन नहीं थी। मैं किसी तरह जाति को नहीं मानती थी। मेरे शौहर जुनैद को भी यही सब बातें फिजूल भी लगती थी, लेकिन बात जब आयशा की शादी की हो तो मेरे जेठ समेत पूरे घरवाले के अंदर जातिवाद जाग जाता था। बड़े भैया को अपने अशरफ मुसलमान होने का खासा गुरूर था। जेठानी गुलशन भी अपने ऊंची जाति पर घमंड करने के लिए नहीं थकती थी। समस्या यही थी कि आयशा का बॉयफ्रेंड नौशाद जाति से पसमानदा था। एक दिन नौशाद कुछ किताबें लेने मेरे घर आया हुआ था और मेरी जेठानी ने नौशाद को आयशा के साथ घर में देख लिया था। नौशाद की जाति के बारे में जानकर गुलशन आग बबूला हो गई थी और नौशाद को बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। मेरे हस्बैंड जुनैद को आयशा और नौशाद की शादी के लिए राजी थे, लेकिन मेरे जावेद अली इस तरह की शादी के लिए खिलाफ थे। उन्होंने लगता था कि हम लोग आयशा की शादी के खर्चे से बचने के लिए उसे इतनी छूट दे रखी है ताकि वो किसी भी जाति के लड़के संग भागकर शादी कर ले। इसीलिए वह आयशा की शादी के अपनी जाति के लड़के की तलाश में लगे हुए थे। मैं अपनी बुटीक शॉप पर एक महिला कस्टमर के थ्रेडिंग में लगी थी कि इनबॉक्स में जेठानी का मैसेज झट से आया और मैंने सामने बैठी महिला की थ्रेडिंग छोड़कर जेठानी जी के मैसेज खोलकर पढ़ने लगी। गुलशन जी ने लिखा था, क्या करूं, अनवर हाई स्कूल की फ़ोटो में देखकर मैं तुम्हें पहचान गई। आजकल क्या कर रहे हो? मैंने रिप्लाई किया, गुलशन जी, आजकल मैं दिल्ली में हूँ।
यहीं जॉब कर रहा हूँ और मुझे पता है आप भी द्वारिका में ही रहती हैं। मैंने भी आपके नज़दीक ही फ्लैट लिया हुआ है। चाहो तो कल शाम द्वारिका सेक्टर 9 पार्क में हम लोग मिल सकते हैं। मैसेज को सेंड होने तक सामने बैठी महिला की आवाज़ मेरे कानों में आई, मुझे जल्दी है, शाम को शादी में जाना है। मैंने तुरंत फेसबुक बंद किया और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में जेठानी का रिप्लाई आया कि कल शाम को उस सेक्टर 9 के पार्क में पहुंच जाएंगी। अपने बुटीक से थोड़ी फुर्सत निकाल कर मैं बहाने से अपनी जेठानी यानी कि गुलशन के घर गई ताकि उसके चेहरे पर अनवर के इश्क की खुमारी देख सकूं। जेठानी अपने किचन में ही कुछ बना रही थी। मैंने कहा, बाजी आपके फ्रिज में दही हो तो थोड़ी सी मुझे दे दीजिए, मुझे बुटीक में थोड़ी दही की ज़रूरत है। मुझे बाजी ने कहा, फ्रिज में दही पड़ी होगी, निकाल लो। फ्रिज से दही निकालते हुए मैं बोली, कल फेसबुक पर जो आपने फ़ोटो डाली है ना, गजब लग रही हो आप। मैंने लाइक भी किया है। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जेठानी मुस्कुरा गई और बोली, मैं आजकल थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मेरा मोटापा फ़ोटो भी झलक रहा है। मैं बोली, अरे नहीं दीदी, आप जैसा फिगर तो हीरोइनों का भी नहीं है। यह सुनकर गुलशन और ज़ोर से मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं कुसुम, थोड़ी सी तो मोटी हो गई हूँ, इसीलिए सोच रही हूँ कल शाम को तुमसे थ्रेडिंग करवाने और फेशियल करवाने के बाद जॉगिंग पर निकलूँ। यह सेक्टर 9 वाला पार्क यहाँ से कितनी दूर है? जेठानी के मुंह से यह बातें सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, नज़दीकी है दीदी, बाहर से बैटरी वाला रिक्शा पकड़ लेना, 10 रुपये लगेगा और सेक्टर 9 के पार्क पर तुम्हें छोड़ देगा। पैसा ऐसा करना, जब निकलो तो मुझे भी बता देना, मैं भी आपके साथ जॉगिंग पर चल लूँगी, तब तक मंजू शॉप संभाल लेगी। जेठानी ने कहा, मैं कल शाम को अकेले जाकर पार्क का मुआयना कर आती हूँ कुसुम, उसके बाद से अगले दिन हम दोनों साथ चलेंगे। जेठानी की बातों में मैं समझ गई थी कि मेरा तीर सही निशाने पर बिल्कुल फिट हो गया है। मैं अपने घर लौट आई और सीधे शॉप पर गई तो वहाँ आयशा एक औरत के मेकअप कर रही थी। रात के 9 बज चुके थे और मेरे हस्बैंड भी घर आ चुके थे, इसीलिए मैंने आयशा से शॉप बंद करने को कहा और अपने कमरे में आ गई जहाँ मेरे पति रात का खाना खाने बैठ चुके थे। मुझे कमरे में देखते ही उन्होंने कहा, मंजू, मंजू की शादी के लिए भैया ने अपनी कंपनी के मैनेजर से बात की है। उनके मैनेजर का एक बेटा अनवर है जो बेंगलुरु में रहता है और बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, और अनवर इस वक्त दिल्ली आया हुआ है और काफ़ी हाई पोस्टली है। आयशा शॉप बंद करके अपने कमरे की ओर जा रही थी। उसने अपने भैया की बात सुन ली और यह सुनकर आयशा के कान खड़े हो गए और वो मेरे कमरे में आई और मेरी ओर देखने लगी। मैंने अपने शौहर से कहा, आयशा की शादी के लिए भैया को इतनी जल्दी क्यों है? अभी वो पढ़ रही है, साथ ही मेरे साथ बुटीक के काम भी सीख रही है और आयशा की शादी की जिम्मेदारी तो हमारे जिम्मे है, फिर वो क्यों इतना टेंशन लेते हैं? जुनैद बोले, शादी का खर्च हमारे जिम्मे है, इसका ये मतलब नहीं कि भैया आयशा की शादी के बारे में ना सोचे। आयशा उनकी भी बहन है। भैया को लगता है कि आयशा की शादी जल्दी ना हुई तो मैं अपने शौहर जुनैद की बात को बीच में काटते हुए बोल पड़ी तो वो भाग जाएगी और हमारा मुंह काला कर देगी और भैया की नाक कट जाएगी। यही तभी आयशा अपने भैया के करीब आ गई और बोली, भैया, आप बड़े भैया को किसी तरह समझा दीजिए कि बड़े भैया को अपनी इज्जत की ज़्यादा फिक्र है ना, तो आपसे वादा करती हूँ कि मैं किसी के साथ भागकर शादी नहीं करूँगी, लेकिन मेरा रिश्ता कहीं और होगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जुनैद ने अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उससे प्यार से समझाते हुए कहा, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? ऐसा तेरी शादी नौशाद से ही होगी, तू नौशाद से
बोल कि वो अपने घर वालों को राजी करे। ऐसा बोली नौशाद और उसके घर वाले तो हमारी शादी के लिए कब से तैयार बैठे हैं। वो तो आप लोग हो कहेंगे तब रिश्ता लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। अगले दिन संडे होने की वजह से दोनों भाइयों की छुट्टी थी। सुबह सुबह ही मेरे जेठ और मेरी जेठानी गुलशन दोनों मेरे घर आ टपके और आयशा के रिश्ते के बारे में बात करने लगे। जेठ बोले, अनवर बहुत अच्छा लड़का है, हाई एजुकेटेड है, मेरे मैनेजर का एक लौता लड़का है। अनवर बेंगलुरु में रहता है और वहीं पे एक कंपनी में अच्छी कंपनी में जॉब करता है। अभी दिल्ली आया हुआ है। आज दोपहर तक मैनेजर बाबू अपनी बीवी और बेटे अनवर के साथ आयशा को देखने यहाँ आ रहे हैं। मेरे घर में उन लोगों की खातिरदारी का इंतजाम हो जाएगा। तब वो लोग आ जाएंगे तो तुम दोनों मियाँ बीवी आयशा को लेकर मेरे घर आ जाना। आयशा ने ये सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। वो अपने कमरे में जाकर बेतहाशा रोने और चीखने लगी। मैं उसे समझाने उसके कमरे में गई और बोली, आयशा तू अपनी भाभी पर भरोसा कर, तेरी शादी नौशाद से ही होगी। आयशा रोते हुए बोली, लेकिन कैसे भाभी? बड़े भैया तो अनवर नाम के लड़के से मेरी शादी तय कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बड़े भैया को और जिद्दी भाभी को समझा सके। मैंने आयशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, एक आदमी है जो तुम्हारे बड़े भैया को समझा सकता है। आयशा चौंक कर बोली, कौन है? मैं बोली, तुम्हारी बड़ी भाभी गुलशन। वो बोली, लेकिन गुलशन भाभी अभी खुद ही घोर जातिवादी हैं। वो कहती हैं कि अपने से नीची जाति में शादी करने वाले संतानें दोजख में जाती हैं। वो नौशाद से मेरी शादी के लिए राजी नहीं होंगी। आप भूल गई उस दिन कितना ड्रामा किया था बड़ी भाभी गुलशन ने। मैंने कहा, तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, भैया के जाने के लिए तैयार हो जाओ। आयशा को मुझ पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो भैया के घर जाने के लिए राजी हो गई। बड़े भैया के मैनेजर दोस्त के लड़के के नाम पर अनवर था। यह अनवर मेरे शैतानी दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया घूमने लगा। मैंने जेठानी को मैसेज टाइप किया, गुलशन जी कल शाम पार्क का प्लान कैंसिल समझिए, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के साथ सेक्टर 2 में किसी आयशा नाम के लड़की को देखने जाना है। वहीं शाम हो जाएगी। इस मैसेज को सेंड होने के बाद रिप्लाई आया, सेक्टर 2 में किसके यहाँ जा रहे हैं? मैंने लिखा, जावेद अली यहाँ। जेठानी ने लिखा, जावेद अली तो मेरे हस्बैंड हैं, दरअसल आप मेरी नंद आयशा को देखने आ रहे हैं। मैंने अनवर बनकर लिखा, ओ गुलशन जी, असल में मैं कहीं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, यह बात मेरे पेरेंट्स को कैसे समझाऊँ? घर वाले ज़बरदस्ती मुझे लड़की देखने के लिए ले जा रहे हैं। देखिए, मैं आपकी नंद से शादी नहीं कर सकता। कल दोपहर आपके घर आ जाऊंगा ज़रूर, इसी बहाने आपके दीदार भी हो जाएंगे। जेठानी ने लिखा, आयशा मेरे जितनी खूबसूरत लड़की तो नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी लड़की है, चाहो तो उसे पसंद कर लेना, वो बहुत प्यारी है। मैंने लिखा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो आपने कल फेसबुक पर फोटो डाली थी ना, हो सके तो वही कल पीली वाली साड़ी पहन लेना। गुलशन जी दोपहर तक आयशा और मैं तैयार होकर बगल में जेठानी के घर पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी गुलशन ने पीली साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बड़ी सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर में ही घर के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें एक नौजवान लड़के के साथ 2-3 लोग थे और ये अनवर और उसके मम्मी पापा थे। अनवर काफ़ी हैंडसम लग रहा था। अनवर को देखते ही मेरी जेठानी मचलने लगी। किसी न किसी बहाने बार बार अनवर के सामने जाती। मेरे सास ससुर जेठ और मेरी
पति ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अनवर के मम्मी पापा भी सामने ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर में मेरी जेठानी भी अनवर के बिल्कुल सामने बैठ गई। मेहमानों की खातिरदारी अब मेरी और आयशा की ही जिम्मेदारी थी। मेरे सास ससुर को अनवर बहुत पसंद आया और अनवर के घर वालों को भी। आयशा देखते हुए भाग गई। लड़के वाले ने मेरे जेठ से कुछ दिनों के लिए वक्त मांगा और सभी विदा होने लगे। जेठानी तो अनवर के इर्द गिर्द से हट ही नहीं रही थी। सभी के जाने के बाद घर में काफ़ी देर तक अनवर और उसके परिवार वालों की बातें होती रही। जेठानी तो अनवर के परिवार की तहजीब की बड़ाइयाँ करते थक नहीं रहे थे, लेकिन जेठानी खामोश थी। गुलशन न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। शायद इश्क का बुखार ज़्यादा ही चढ़ गया था उन पर। मैं टॉयलेट में गई और जेठानी को एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, गुलशन जी मेरी जान, तुम तो गजब लग रही थी आज। तुम्हें देखने के बाद तो मैं पागल सा हो गया हूँ। मेरे घर वाले को आयशा पसंद है। इस वक्त कार में बैठे मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर के बड़प्पन के ही बातें कर रहे हैं। मैं आपके प्यार में इस कदर डूब चुका हूँ कि आप मुझे हर जगह पीली साड़ी में ही नज़र आ रही हैं। ऐसा कुछ कीजिए ना कि यह शादी ना हो पाए। आई लव यू। जेठानी जी बोली। मैसेज टाइप कर ड्राइंग रूम में आई तो जेठानी अपने चेहरे पर मोहब्बत की ताजगी लिए अनवर के मैसेज में गुम थी। जेठानी से पूछा, दीदी आपको लड़का कैसा लगा? वो बोली, मैं क्या बोलूँ, कुछ कहूँगी तो तुम्हारे जेठ जी को मिर्ची लग जाएगी। वहीं बैठे जेठ जी बोले, अरे बोलो गुलशन, तुम यह रिश्ता पसंद आया कि नहीं? मेरी जेठानी बोली, रिश्ते में कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी आपने आयशा की मन की बात जानने की कोशिश की है? वो नौशाद से बहुत प्यार करती है। नौशाद हमारी आयशा के लिए एकदम अच्छा लड़का है। मैं तो मिली भी हूँ उससे, लेकिन तुम्हारे सर पर जातिवादी का भूत चढ़ा हुआ है, इसीलिए इतने अच्छे लड़के को तुम नकार रहे हो। मेरी जेठानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे शौहर जुनैद तो हैरान थे ही, साथ ही आयशा उनसे ज़्यादा हैरान थे। वो अपनी बड़ी भाभी की जातिवादी का यह रूप देखकर हैरान भरी मुस्कान के साथ मेरे ओर देखने लगी। मेरे सास ससुर ने भी मेरी जेठानी की बातों को सहमत नज़र आने लगे थे। कुछ ही देर में मेरी सास अपनी जगह से उठी और अपने बड़े बेटे के हाथों को पकड़कर बोली, आयशा के लिए नौशाद ही बेहतर रहेगा बेटा। जिद छोड़ दे और नौशाद से ही मेरी बेटी का रिश्ता पक्का कर दे। थोड़ी देर सोचने के बाद भैया बोले, जब घर में सभी की एक राय है तो मैं फिर तहजीब का बोझ क्यों अपने सर ढोता फिरूं। आयशा तू अगले संडे को नौशाद के घर वालों को आने के लिए बोल दे। मैं अपने मैनेजर दोस्त को समझा दूंगा कि वो अनवर के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। शादी की खुशी हम तीनों अपने घर लौट आए। घर आते ही आयशा मुझसे लिपट गई और बोली, भाभी तुमने बड़ी भाभी गुलशन पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि उनके अंदर का जातिवादी का जहर बिल्कुल ही गायब हो गया है। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं मुस्कुराते हुए बोली, आयशा तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं, अपने कमरे में जाओ और नौशाद को खुशखबरी दे दो। अगले दिन सुबह सुबह मोबाइल देखा तो जेठानी के ढेर सारे मैसेज इनबॉक्स में भरा हुआ था। आखिरी मैसेज रात को 2:30 बजे का था। अनवर की मोहब्बत ने डूबी मेरी जेठानी की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। रात 2:30 बजने वाले आखिरी मैसेज में जेठानी ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए एक घिसा पिटा सा शेर लिखा हुआ था, हंसी ख्वाब मोहब्बत में सोहबत हो गई, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई। जब सुबह उठी तो रिप्लाई देना, तुमसे मिलने की हसरत हो गई। मैंने अनवर की ओर से मुस्कुराते हुए रिप्लाई दिया, गुलशन मेरी जान, तुम्हारे मैसेज पढ़कर
मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। बस आज शाम तक का इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मुझे फिर एक जगह और लड़की देखने जाना है, वहाँ से लौटते ही मैं तुमसे मिलने की जगह बताऊंगा। जेठानी ने झट रिप्लाई किया, आप फिर से लड़की देखने क्यों जा रहे हो? मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। मैंने लिखा, शाम को मिलेंगे तो सारी बात बता दूंगा। इस मैसेज को टाइप करने के बाद मैं बार बार जेठानी के यही यहाँ मोहब्बत में उनकी बेकरारी के दीदार करने के लिए पहुंच जाती। वो मुझे मोबाइल में ही घुसी मिलती। उन्होंने पूरे दिन अनवर यानी कि मुझे मैसेज किया, लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। शाम हुई तो जेठानी पीली साड़ी में सज धज कर तैयार हो चुकी थी। उनके पास गई तो वो बोली, बाजी कहीं जा रही हो? तो बोली, हाँ, मार्केट तक जा रही थी। संडे को नौशाद के घर वाले आएंगे तो उन्हें कुछ देने के लिए कुछ सामान लेने जा रही थी। ऐसी खाली हाथ थोड़ी ना मिलूंगी उन लोगों से। मैंने कहा, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? तो जेठानी ने सीधा मना कर दिया। वो बोली, आज नहीं, कल फिर चलूंगी तो तुम्हें साथ ले चलूंगी। जेठानी अपने उस आशिक का इंतजार कर रही थी जो असल में कहीं एग्जिट ही नहीं करता था। अब जेठानी के दिमाग में चढ़े इश्क के भूत को उतारने का समय आ गया था। मैं अपने घर आई और मैंने मैसेंजर ऑन किया जो जेठानी को बेचैनी भरे मैसेज से भरा हुआ था। मैंने लिखा, मिलने का प्लान कैंसिल। जेठानी ने तुरंत रिप्लाई किया, क्यों, क्या हुआ? तुम घर नहीं पहुंचे अभी तक? मैंने लिखा, मैं जो आज लड़की देखने आ रहा हूँ वो मुझे भाग गई है। पीली साड़ी में, वो भी क्या मस्त लग रही थी। मैं तो पहली ही नज़र में उसे देखता ही अपना दिल दे बैठा। गुलशन जी, आज शाम को मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि उस लड़की का भी नाम गुलशन ही है। आई लव यू। गुलशन तुरंत रिप्लाई आया, मेरी मोहब्बत का क्या होगा? तुमने तो मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया अनवर। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मैंने लिखा, तुम बहुत मोटी हो, फिट हो जाओ और पीली साड़ी में तुम सरसों के खेत में खड़ी भैंस लगती हो। यह उम्र बच्चों को संभालने की है। इतना अच्छा हस्बैंड होते हुए इधर उधर मुंह मारना अच्छी बात नहीं है। बच्चों को पढ़ने दो और उन्हें इश्क करने दो। शायद अब मैं तुम्हें कभी ना मिलूं। टेक केयर गुलशन जी। यह मैसेज टाइप करने के आधे घंटे बाद मैं जेठानी गुलशन के पास गई तो देखा कि हालात बदल चुके थे। इश्क का भूत पूरी तरह उतर चुका था। सरसों के खेत में भैंस अब इंसान बन चुकी थी। फटी कटी पीली साड़ी कूड़ेदान में पड़ी थी। जेठानी पहले की तरह सूट सलवार में थी और सर पर हाथ रखे हुए सोफे पर बैठी थी। मेरे जाते ही जेठानी ने मुझसे कहा, फेसबुक कैसे डिलीट होता है? मुझे करना है, कैसे होगा बता दो। मैंने कहा, क्यों बाजी? फेसबुक से तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार था, अब क्या हुआ? जेठानी ने गुस्से में कहा, ये प्यार वार ये सब कुछ नहीं होता। ये सब ड्रामे ढकोसले होते हैं, फालतू के बातें हैं। धोखेबाजों की इस दुनिया में अपना घर परिवार ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। फेसबुक पर समय ख़राब करने से अच्छा है कि मैं अपने परिवार को वक्त दूं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर